हेलो बच्चों, आज हम फिर विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से आपके लिए एक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूक्लिक अम्ल और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड्स ही कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। इसकी खोज फ्रेडरिक मीशकर ने पस सेल में की थी और इसके अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर के कारण इसको न्यूसिलिन नाम दिया। न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 3 कंपोनेंट से 3 अवयवों से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर यानी कि शर्करा। दूसरे होते हैं नाइट्रोजीनस क्षार यानी कि नाइट्रोजीनस बेसिस। और तीसरा होता है फॉस्फेट, जो एक्चुअल में H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। और H3PO4 यानी कि फॉस्फेट के कारण ही जो डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर होती हैं और ये 2 प्रकार की शुगर होती हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर जो है दोनों में 5 कार्बन होते हैं, लेकिन जो राइबोज शुगर है उसकी पहली और दूसरी दोनों पोजीशन पर यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है उसके यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर H होता है, यानी कि इस सेकंड पोजीशन पर O रिलीज हो जाता है, O निकल जाता है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। डी मतलब होता है निकलना यानी कि रिमूवल। क्या निकला? ऑक्सीजन। किस में से निकली? राइबोज शुगर में से, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में खास बात क्या है कि सेकंड पोजीशन पर जो O होता है यहाँ पर राइबोज में वो हट जाता है और इसी के कारण ये जो शुगर होती है राइबोज वो ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होती है, जबकि ये डीऑक्सीराइबोज कम रिएक्टिव होती है। राइबोज शुगर आरएनए में होती है, इसलिए इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होती है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। नाइट्रोजनस बेसिस कार्बन और नाइट्रोजन के रिंग कंपाउंड होते हैं, चक्रीय कंपाउंड होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन और कार्बन की रिंग होती है और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंगल रिंग कंपाउंड होता है और एक डबल रिंग होता है। अब जो सिंगल रिंग वाले कंपाउंड हैं, तो अगर ये 1 पोजीशन है और ये 2 और ये 3 ये 4 और ये 5 ये 6 है, तो इसमें नाइट्रोजन पहले और तीसरी पोजीशन पर होता है। और जो इनको प्यूरिन्स बोलते हैं और पायरिमिडीन्स बोलते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं उसमें एक रिंग तो सेम यही वाली होती है, 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें पहली और तीसरी पोजीशन पर हमको नाइट्रोजन नजर आती है, लेकिन इसमें साथ में एक 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग और प्रेजेंट होती है, जिसकी 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन और प्रेजेंट होती है। यानी कि इसमें 1st, 3rd, 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन होती है, इसमें 1 और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन होती है। जो सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं पायरिमिडीन, और जो डबल रिंग कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं प्यूरिन्स। यानी कि जो छोटा है नाम से वो बड़ा है और जो नाम से बड़ा है वो छोटा है। इसकी जो बेस है नाइट्रोजन बेस, इसके एग्जाम्पल हैं AG
यानी कि एडेनिन, गुआनिन इसके एग्जाम्पल हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन आरएनए में जो बेस होते हैं वो एडेनिन के साथ यूरेसिल होता है, यानी कि जो एडेनिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, और गुआनिन और साइटोसिन सेम होते हैं, यानी कि इसमें ये तीनों जो हैं ये तो सेम होते हैं, लेकिन जो ये वाला बेस है इसमें डिफरेंस आता है। यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होता है इसके स्थान पर, और डीएनए में थाइमिन होता है। ये सबसे मेन अंतरों में से एक अंतर है। अब जो डीएनए है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर का डबल हेलिकल मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में अक्सर आता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो हमारा डायग्राम है, इससे हम समझेंगे कि सबसे पहले तो डीएनए एक द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले एम विल्किंस ने और रॉब आर फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसकी स्ट्रक्चर समझाई, लेकिन इस स्ट्रक्चर को वो भली भांति नहीं समझा पाए, और बाद में वाटसन एंड क्रिक ने इनके रिजल्ट्स के आधार पर डीएनए का एक द्विगुणित मॉडल यानी कि डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया, जो रासायनिक संरचना को समझाता था इसकी। तो इसमें जो द्विकुंडलित मॉडल है, उसमें पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है, अर्थात उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली माने क्या था, बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये हमने पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड्स की जो बहुलक पढ़े थे हमने, 3 चीज़ से मिलकर बने होते हैं। अब इसके लिए अब न्यूक्लियोटाइड को और थोड़ा सा समझने के लिए हमें क्या पढ़ना है कि पहले हमें पढ़ना है न्यूक्लियोसाइड और फिर पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड। बेस प्लस शुगर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और अगर हम न्यूक्लियोसाइड यानी कि बेस प्लस शुगर से के साथ फॉस्फेट भी जोड़ दें, PO4 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए में ऐसी 2 चेन्स होती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बोलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, अब इसमें जो शुगर और बेस होते हैं, शुगर और फास्फेट ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं, एकांतर क्रम में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉइंट है, यहां पर शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट एकांतर क्रम में ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, और ये इसकी बैकबोन बनाते हैं। और यहां पर जो बेसिस होते हैं वो इससे राइट एंगल पर यानी कि लगभग 90 डिग्री पर लगे होते हैं। अब यहां पर जो एक शुगर, एक बेस और एक फास्फेट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। एक ही न्यूक्लियोटाइड हो गया, शुगर, बेस और फास्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये शुगर, ये फास्फेट और ये बेस, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। और ऐसे ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन में लगे हुए होते हैं। और दूसरा जो माना यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन है, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया,
तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड यानी कि फास्फोडाइएस्टर बंध। अब जो एक बात और इसमें विशेष है कि डीएनए के ये दो श्रृंखलाएं हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, दो चेन्स हैं, ये एंटी पैरेलल होती हैं, यानी कि प्रति समांतर होती है। प्रति समांतर का मतलब क्या है कि एक की डायरेक्शन ऐसे होती है और दूसरी चेन की डायरेक्शन इसके अपोजिट उल्टी रिवर्स होती है। यानी कि अगर हम कहें कि ये जो चेन है इस चेन की डायरेक्शन ऐसे है तो ऑब्वियसली जो दूसरी चेन होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि वो इससे विपरीत होगा। इसे हम बोलते हैं एंटी पैरेलल यानी कि प्रति समांतर। तो पहला पॉइंट क्या कहता है डीएनए की संरचना का कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स उपस्थित होती हैं, एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई। दूसरा पॉइंट कहता है कि डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रति समांतर यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन होती है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वो दोनों में विपरीत होती है, यानी कि एक की जो डायरेक्शन होता है वो अगर नीचे को है तो दूसरे का ऊपर को होगा। दूसरा कि इसमें फास्फेट और जो शुगर और फास्फेट है यहाँ पर एकांतर क्रम में लगे होते हैं और वो इसकी बैकबोन बनाते हैं और इससे राइट एंगल पर बेस लगे होते हैं। अब ये रहा बेस, ये शुगर और ये फास्फेट। तो शुगर फास्फेट एकांतर क्रम में लगकर इसकी बैकबोन बनाते हैं और जो बेस होते हैं वो उससे 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है इसका वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसके डायमीटर से मतलब क्या है कि जो फास्फेट होते हैं दो स्ट्रैंड्स के, अब अगर माना एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो यहाँ पर जो फास्फेट है, यहाँ पर जो फास्फेट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन चूंकि शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं तो वो अंदर की तरफ लगे होते हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए दो शुगर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका डायमीटर यानी कि व्यास का मतलब क्या है कि एक स्ट्रैंड के फास्फेट और दूसरे स्ट्रैंड के फास्फेट के बीच की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, उसे व्यास बोलते हैं इसका। अब नाइट्रोजनस बेस जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जबकि शुगर प्लस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जब फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तीनों न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो उनका जो क्रम होता है, उनका जो इसे हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, तो ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है और एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, यानी कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। तो इसका एडेनिन इसके थाइमिन से, इसका ग्वानिन इसके साइटोसिन, यानी कि पेयरिंग हमेशा युग्म जो बनते हैं एडेनिन थाइमिन के बीच में, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में बनते हैं। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब इसमें एक और पार्ट है कि एक कंप्लीट टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक कंप्लीट टर्न का मतलब अगर माना एक यहां से स्टार्ट हुआ तो ये यहां तक दूसरा टर्न, पहला टर्न हो गया, यहां से दूसरा टर्न स्टार्ट हुआ, तो यानी कि जो डीएनए होता है वो हर 34 एंगस्ट्रॉम पर एक कंप्लीट टर्न लेता है, यानी कि एक टर्न लेता है, उसके बाद दूसरा टर्न स्टार्ट होता है। और इस 34 एंगस्ट्रॉम को इसकी पिच बोलते हैं और इसके अंदर 10 नाइट्रोजनस पेयर्स का युग्म होता है, यानी कि 10 नाइट्रोजनस बेसिस का पेयर होते हैं। एक और ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ऐसे से 10 होते हैं। इसलिए दो जो पेयर्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हो जाती है 34/10 = 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके बाद दो जो ये स्ट्रैंड्स
आपस में अरेंज है, ये बी फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसलिए इसको हम बी डीएनए बोलते हैं। और इसमें इसकी स्ट्रक्चर में दो ग्रुप्स यानी कि दो गड्ढे टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होती है, एक को माइनर ग्रुप बोलते हैं, एक को मेजर ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए जो हर टर्न जहां पर खत्म होता है, यहां से यहां तक एक टर्न है, यहां से टर्न खत्म हुआ, उसके बाद जब टर्न स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर मेजर ग्रुप बनता है। मेजर का मतलब है ज्यादा अंदर को गड्ढा होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप। और जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रैंड है यहां पर जो यानी कि बीच में इसके हम कह सकते हैं, यहां पर माइनर ग्रुप होता है, यहां पर हल्का सा ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से हम इसको समझते हैं। इसके मेन पॉइंट डायग्राम बनाकर आपको इसके कुछ मेन पॉइंट समझने हैं। कि पहला पॉइंट कि वाटसन क्रिक की संरचना के कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। दूसरा, ये जो चेन्स होती है प्रति समांतर यानी कि एंटी पैरेलल होती हैं, यानी कि एक की डायरेक्शन ऐसे तो दूसरे की डायरेक्शन ऐसे होती है। तीसरा पॉइंट कि इसमें शुगर और फॉस्फेट मिलकर बैकबोन बनाते हैं और उससे राइट एंगल पर बेस लगे होते हैं। बेस पेयर में जो पेयरिंग होती है वो एडेनिन थाइमिन के साथ करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए इसके साथ ही क्यों करता है। कि अब देखो एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। अब प्यूरिन कैसे होते हैं, डबल रिंग कंपाउंड होते हैं। थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन है। साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन है। ये सिंगल रिंग कंपाउंड है। तो अगर ऐसा होता कि एडेनिन के साथ ग्वानिन जुड़ जाता या साइटोसिन के साथ थाइमिन जुड़ता, तो होता क्या, जहां पर एडेनिन के साथ ग्वानिन जुड़ता वहां पर रिंग कंपाउंड डबल होने से वहां उसकी डायमीटर ज्यादा हो जाती। लेकिन जहां दो पायरिमिडीन जुड़ते सिंगल रिंग होने के कारण वहां पर इसकी डायमीटर कम हो जाती। इससे इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता और कांस्टेंट नहीं रहने के कारण इसके जो डायमीटर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो जो है डिस्टर्ब हो जाती। अब इसके बाद जो शुगर प्लस बेस है, फॉस्फेट और शुगर मिलकर इसकी बैकबोन बनाते हैं और बेस इससे ऑल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसके बाद एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें हर 34 एंगस्ट्रॉम पर एक कंप्लीट टर्न लेता है और उसको पिच बोलते हैं और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसलिए और 34 एंगस्ट्रॉम वाली डिस्टेंस में यानी कि एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, जिसलिए दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो इस फॉर्म को हम बी डीएनए बोलते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। अब इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो आरएनए पढ़ना है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और आरएनए का कार्य बताइए। अब जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करना होता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना होता है। जब काट रहा हो तो क्यों मिला रही है। अब आरएनए बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ जगह पर आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह भी काम करता है। कुछ वायरसेस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात वो पदार्थ जो माता पिता से लक्षणों को संतानों में लेके जाता है वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। लेकिन अधिकांश केसेस में आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है। इसीलिए दो प्रकार के आरएनए आते हैं, एक जेनेटिक यानी कि जो आनुवांशिक आरएनए और दूसरा होता है नॉन जेनेटिक यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है। अब जो नॉन जेनेटिक डीएनए होता है आरएनए होता है वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है और वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। दूसरा होता है मैसेंजर आरएनए, इसको हम स्मॉल mRNA लिखते हैं, M फॉर मैसेंजर। और तीसरा होता है tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए।
अब जो राइबोसोमल आरएनए है, उस जो टोटल आरएनए का वो 80% होता है, यानी कि सबसे अधिक जो होता है वो आरएनए होता है। सेकंड नंबर पर ट्रांसफर आरएनए होता है जो लगभग 15% होता है, सबसे कम 5% मैसेंजर आरएनए होता है। अब इसमें जो लंबाई होती है, अणु की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है यहाँ पर, जबकि ये लंबा होता है, सबसे लंबा यही होता है, और ये क्लोवर लीफ जैसा होता है, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये एल शेप्ड होता है। जीवन काल जो है, इसका जीवन काल लंबा होता है आरएनए का। मैसेंजर का जो होता है कुछ मिनट का होता है और कुछ घंटों तक हो सकता है, और जो ये जीवन काल है इसका भी लंबा होता है। इसके बाद कोडॉन्स इसमें अनुपस्थित होते हैं। 3 नाइट्रोजनस क्षारों का क्रम होता है, उसे हम कोडॉन कहते हैं, जिसमें विशेष अमीनो एसिड्स के लिए सूचनाएं होती हैं। इसमें उपस्थित और इसमें भी अनुपस्थित। इसके बाद एंटीकोडॉन, जो कोडॉन को पहचानने का काम करता है उसे हम एंटीकोडॉन बोलते हैं। इसमें अनुपस्थित, यहाँ पर भी अनुपस्थित और यहाँ पर उपस्थित होता है। टीआरएनए में एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो एमआरएनए के कोडॉन्स को पहचानते हैं। कार्य, सबका कार्य अलग अलग है। ये प्रोटीन संश्लेषण के समय पॉलीपेप्टाइड चेन का स्थिरीकरण करता है, जबकि ये आनुवांशिक सूचना लेकर आता है। और ये अमीनो अम्लों को ट्रांसफर करता है। जहां पर प्रोटीन संश्लेषण होता है वहां पर उसको स्थानांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। सब आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, लेकिन सबसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है वो टीआरएनए की होती है। जो टीआरएनए की जो संरचना है वो क्लोवर लीफ लाइक होती है और ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। और जो एमआरएनए है उसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, लेकिन ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो अपने ही एक्सिस पर फोल्डेड हो सकती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स की सहायता से। यहाँ पर इसका 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है और ये दूसरा जो होता है 3 प्राइम स्ट्रैंड होता है, और इसके 3 प्राइम स्ट्रैंड पर एक सीक्वेंस होती है जिसे 3CCA सीक्वेंस बोलते हैं। इसको एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड आकर जुड़ता है, अमीनो अम्ल यहाँ पर जुड़ता है। अब इनमें यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं उसके कारण यहाँ पर जो 2 बेस होते हैं उनके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिनसे ये डबल स्टैंडर्ड महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर इनके सामान्य बेस पेयर्स के साथ साथ कुछ असामान्य बेस भी होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नाइट्रोजन बेस के बीच में पेयरिंग नहीं हो पाती और इससे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इसे क्या बोलते हैं हम? 3 लूप होते हैं, एक DHU लूप, एक T-SIC लूप और एक एंटीकोडॉन लूप। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के जो लूप्स बनते हैं, और चौथा जो होता है यहाँ पर एक आर्म बनती है, इसे बोलते हैं हम लंप। इसको एंटीकोडॉन लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 नाइट्रोजनस क्षारों का एक क्रम होता है जिसे हम एंटीकोडॉन बोलते हैं, और इसी एंटीकोडॉन्स की सहायता से ये एमआरएनए पर जो सूचनाएं होती है, कोडॉन होता है, उसको पहचानने का काम करते हैं। DHU लूप और T-SIC लूप भी अपने अपने फंक्शंस करते हैं। तो ये आरएनए की स्ट्रक्चर्स में मेन पॉइंट थे। इसके बाद डीएनए और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में रासायनिक संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए, प्यूरिन पायरिमिडीन चेनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इसी में अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो
पहले तो प्यूरिन पायरिमिडीन के बेस के बारे में पढ़ते हैं कि जो आरएनए होता है और जो डीएनए होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जो रासायनिक संरचना है उसमें प्यूरिन एवं पायरिमिडीन क्षारों में अंतर पूछ रहा है ये। तो अब डीएनए आरएनए दोनों में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, तो वो होते क्या हैं? कार्बन और नाइट्रोजन के रिंग कंपाउंड होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बेसिस यानी कि क्षारों के समान होती है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस क्षार बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है वो। अब जो नाइट्रोजनस बेस है या नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं जिनको हम, तो ये क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन के रिंग कंपाउंड है, यानी कि श्रृंखला वाले कंपाउंड है। अब जो रिंग कंपाउंड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था पायरिमिडीन और प्यूरिन्स। आपको इसमें 2 से 4 अंतर पता होने चाहिए। पायरिमिडीन क्या होते हैं? कार्बन तथा नाइट्रोजन के सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं, जिनमें एक श्रृंखला होती है, सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। इसमें 2 रिंग कंपाउंड होते हैं। तो जो रिंग होती है वो क्या कहलाती है? सिंपल रिंग होती है। जो साथ वाली जो होती है वो क्या कहलाती है? इमिडाजोल रिंग कहलाती है। इसमें जो पायरिमिडीन में नाइट्रोजन होती है वो पहली और तीसरी पोजीशन पर होती है। यहाँ पर पहली, तीसरी, 7वीं और 9th पोजीशन पर होती है। 2 अंतर हो जाते हैं आपके। तीसरा जो अंतर है कि जो इसका एग्जाम्पल आप समझे कि जो पायरिमिडीन है उसके एग्जाम्पल हैं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। इसका मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं और ये केवल 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। तीसरा अंतर हो गया। जो पायरिमिडीन है वो प्यूरिन के साथ पेयरिंग करते हैं, और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग कंपाउंड होने के कारण इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, एलिमेंट्स लेस होते हैं, कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। ये आपको 3-4 अंतर मेन याद रखने हैं कि पायरिमिडीन प्यूरिन में अंतर क्या होते हैं।